तो प्यारे बच्चों, अब तक हम पढ़ चुके थे काइंड ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग। आज हम पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन चार्जेस। हमें अब तक ये तो पता था कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। पर हमें अभी तक ये नहीं पता था कि उन चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, और उस फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है, और उस फोर्स का नाम क्या है। ठीक है ना। कितना लगता है मतलब कितने अमाउंट का लगता है, कितने मैग्नीट्यूड का लगता है। तो वही पढ़ने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अभी कूलम्ब्स लॉ। क्या करते हैं? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ बेसिकली टेल अस अबाउट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। क्या होता है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between 2 point charges। ठीक है। कूलम्ब्स लॉ हमें बताता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो इंटरेक्शन कैसा होता है? फोर्स का इंटरेक्शन क्या हो सकता है? अट्रैक्टिव भी हो सकता है। कैसा? अट्रैक्टिव, नंबर 1। नंबर 2 रिपल्सिव। कैसा? रिपल्सिव भी हो सकता है ना। नंबर 2 बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? पॉइंट चार्ज का मतलब ये है, अगर कोई दो चार्जेस हैं, उनकी रेडियस d क्या है? d, और वो एक r डिस्टेंस से सेपरेट है। क्या? r डिस्टेंस। तो इफ d इज वेरी स्मॉलर देन r, तो दीज टू चार्जेस आर कॉल्ड एज पॉइंट चार्ज। मतलब दो चार्जेस के बीच की दूरी इतनी ज्यादा हो, दो चार्जेस के बीच की दूरी इतनी ज्यादा हो कि उनका साइज हम नेग्लिजिबल मान सके, तो हम उन चार्जेस को पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे। और कूलम्ब्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड होता है, किसी अदर चार्ज के लिए वैलिड नहीं होता। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है। तो इसने किसी भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है उसके बारे में बताया था। ठीक है ना। अब उसने एक्सपेरिमेंटली जो भी कुछ किया हो, बट हम थोड़ा एक समझ के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है ना। तो हम फोर्स की प्रॉपर्टी भी पैरेलली इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो आओ देखो, चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स को लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स। मान लो कोई एक चार्ज है प्लस Q1, दूसरा चार्ज है प्लस Q2। हमें पता है दोनों सिमिलर चार्ज है, रिपेल करेंगे। इनके जो बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मान लो मैं इसको पकड़ लेता हूं, तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा इससे। तो इस पे इधर फोर्स लगेगा F/2 ड्यू टू 1। अगर मान लो अब इसको पकड़ लेता हूं, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। तो मैं लिखूंगा F/1 ड्यू टू 2। समझ में आया क्या? ठीक है। फिर मान लो मैं इसको तो प्लस Q1 ही रखने रहता हूं, इसको चेंज करके मैं माइनस Q2 लिख देता हूं, ये Q2 लेके आ जाता हूं। तो ये दोनों अपोजिट चार्ज है, तो अट्रैक्ट करेंगे। मैं इसको पकड़ूंगा तो ये किसकी तरफ दौड़ेगा? इसकी तरफ। तो ये आ गया F/2 ड्यू टू 1। जब मैं इसको पकड़ूंगा तो ये किधर दौड़ेगा? अगर ये फ्री टू मूव है इस डायरेक्शन में, इसको बोल देंगे F/1 ड्यू टू
इतना समझ में आया ना? हाँ, अब बात आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, साथ के साथ पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा। देखो, क्या इस चार्ज ने इस चार्ज को टच किया? नहीं, ये दूर से फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे। जैसे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल मैग्नेट के होते हैं, वो दूर से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और वैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं मैग्नेट के, तो एक दूसरे को दूर से ही अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं? आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ लिया होगा। तो ये बगैर एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एक प्रॉपर्टी हमें पता लगी कि ये कौन सी फोर्स होती है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अब बात आती है दूसरी, कि जो एक्सपेरिमेंटली पाया गया वो ये पाया गया कि जो इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है दूसरे चार्ज की वजह से, वो, और जो फोर्स इस चार्ज पे लग रहा है इस चार्ज की वजह से, मतलब जो Q1 और Q2 पे जो फोर्स लग रहे हैं एक दूसरे की वजह से, कौन कौन से लग रहे हो? F12 और F21। इनका मैग्नीट्यूड है ना वो बराबर था, इनका मैग्नीट्यूड बराबर पाया गया एक्सपेरिमेंटल। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि अगर इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना Q2 पे, तो Q1 पे इसमें लगेगा। अगर Q2 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो Q1 पे इसमें लगेगा। मतलब कभी भी किसी भी टाइम फोर्स जो लगेंगे वो लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। किसमें? अपोजिट में। समझ में? और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या लगेगा? फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज पार्टिकल लगेगा। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, जो चार्ज पार्टिकल ये मान लो ये जो चार्ज पार्टिकल इन दोनों के बीच की दूरी और लिख लेते हैं r, काम आएगी आगे। ठीक है, तो r लिख लिया हमने। तो ये फोर्स जो लग रहा है ये लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज पार्टिकल नहीं लग रहा है, लग रहा है। तो हम बोल देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज पार्टिकल। समझ में आया? तो एक और प्रॉपर्टी लिख देंगे हम जो पता चली, magnitude of force is equal and opposite in direction, opposite in direction। चल रहा है? and act along the line joining the charge particle, and act along the line joining the point charges। क्या? point charges। समझ में आएंगे? अच्छा, मेरे भी समझ में आया। ठीक है, तो उसके बाद में और क्या समझ में आया होगा हमें इन फोर्सेस के बारे में, कि भाई जो ये फोर्स है ये हमें तो पता लग गया कि इक्वल है मैग्नीट्यूड में, अपोजिट है डायरेक्शन में, अलोंग द लाइन लग रही है, नॉन कांटेक्ट है ना। बट इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो उन्होंने बोला जब भी कोई दो चार्ज पार्टिकल वो r डिस्टेंस से सेपरेट है, उनका मैग्नीट्यूड है Q1 और Q2, तो उसने बोला जो ये फोर्स है F12 या F21, F12 और F21, तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि जो F12 और F21 है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। मतलब इनमें से किसी भी चार्ज को अगर हम टॉयस कर देंगे तो फोर्स दोनों पे टॉयस हो जाएगा। समझ में? तो Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने इसको कंबाइन कर लिया। कंबाइन किया तो हमें पता चला कि मान लिया हमने F12 और F21 है ना, वो F के बराबर है, तो F इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1
Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, K कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, K कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ में, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ये है K, क्या है K, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, है ना। तो K की वैल्यू आती है, वो आती है 9 मल्टीप्लाइड 10⁻⁹। यूनिट क्या आएगी वो देखो, यूनिट क्या आएगी, न्यूटन तो है, आर स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 को नीचे लेके आओगे तो क्या हो जाएगी, पर कूलम स्क्वायर। मतलब न्यूटन ये ऊपर चला जाएगा, मीटर स्क्वायर ये दोनों नीचे आ जाएंगे, इधर लोगे तो पर कूलम स्क्वायर। ये होती है K की वैल्यू। K को हम ऐसे लिखते हैं 1/4πε0, ये इसके बराबर भी होता है। यहां पे 4π तुम्हें पता है कांस्टेंट है। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आया। ये बेसिकली डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। जो ये एप्सिलॉन है ना, ये चेंज हो जाता है किसके साथ साथ, मीडियम के साथ साथ। कौन सा मीडियम, जिसमें हमने कोई भी दो चार्ज पार्टिकल, ये दो चार्ज पार्टिकल है जो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r है, जिसमें हमने ये कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r है वो रख रखे हैं। मतलब मीडियम चेंज होते ही, जिस मीडियम में चार्ज पार्टिकल रखे हैं उस मीडियम के चेंज होते ही क्या चेंज हो जाएगा, एप्सिलॉन चेंज हो जाएगा। एप्सिलॉन चेंज हुआ तो K चेंज हो जाएगा, K चेंज हुआ तो फोर्स चेंज हो जाएगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं एक और प्रॉपर्टी फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, कि फोर्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम इन विच चार्जेस आर प्लेस। समझ में, तो मैं लिखूंगा डिपेंड अपॉन ऑन नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम इन विच चार्जेस आर प्लेस्ड। समझ में आया, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, जहां पे चार्ज रखे गए हो, है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फोर्स भी उसके साथ एप्सिलॉन डिपेंड करेगा, तो फोर्स भी डिपेंड करेगी, है ना। तो अब जो बात आती है वो ये आती है कि अगर हम कंक्लूडिवली देखें तो जो कूलम्ब्स लॉ था वो यही था, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज F is equals to K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 का मोड यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया फोर्स। इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आया क्या? हाँ। अब जो दूसरी बात आती है कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे करेंगे, तो जो Q1 Q2 है ना, हम क्या डालेंगे, मैग्नीट्यूड डालेंगे। Q1 Q2 क्या डालेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड। और ये जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हम केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए लगाएंगे। तो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये जो फॉर्मूला है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए यूज करेंगे। और इस फॉर्मूले में Q1 और Q2 है वो किसके साथ, ओनली मैग्नीट्यूड के साथ लिखे जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आया ना, केवल मैग्नीट्यूड, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, यहां पे क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे। अब बात आती है अगली कि हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स
force will calculated by common sense. Direction of force calculated by common sense. अब ये क्या होती है जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है, ठीक है ना। कॉमन सेंस मतलब जैसे देखो मैंने ये चार पार्टिकल थे, दोनों सिमिलर चार्ज पार्टिकल थे, मैंने एक को पकड़ लिया, ठीक है, तो मेरे को पता है सिमिलर है तो ये रिपेल होगा तो ये दूर भागेगा, तो मेरे को डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता लग गया ना। ऐसे जब मैंने इसको पकड़ा, ये दोनों अपोजिट चार्ज पार्टिकल थे, मैंने इसको पकड़ लिया तो ये किधर भागेगा, ये अगर फ्री टू मूव है तो इसकी तरफ भागेगा, अटैक करेंगे ना तो इसकी तरफ भागेगा। तो ऐसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो निकालेंगे वो निकालेंगे हम कॉमन सेंस से, इससे कॉमन सेंस से, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालेंगे वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और इस फॉर्मूले में भी जो Q1 Q2 लिखेंगे हम उसका केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना कि नेचर लिखेंगे। ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक बार वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, समझ लो, फिर उसके बाद में मैं रिवाइज करवाता हूं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम देख लो, एक बार रिवाइज करते हैं इस चीज को, दोबारा से देख लो। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? कूलॉम्स लॉ हमें बताता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। जो पॉइंट चार्जेस होते हैं, ठीक है, उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसा होता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। हमें एक बात पता चली यहां से कि जो फोर्स एक दूसरे के ऊपर चार्जेस लगाते हैं, Q1 पे जो फोर्स लगेगा Q2 की वजह से, और Q2 पे जो फोर्स लगेगा Q1 की वजह से, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। समझ में आया? और एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज पार्टिकल। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, फिर उसके बाद में हमें पता किया कि ये फोर्स बगैर टच किए लग रहा है, मतलब ना तो Q1 Q2 को टच कर रहा है, ना Q2 Q1 को, केवल दूर दूर। जब ये फोर्स बगैर टच किए लगता है तो इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज पार्टिकल, इक्वल एंड अपोजिट नेचर। अच्छी बात है, पहले बता दिया मैंने। फिर तीसरी बात आती है कि भाई हमने पता चला कि ये फोर्स बराबर तो लगता है, पर इसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली क्या होगा। तो हमने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड के बराबर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमने इसको कंबाइन किया, हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को K कांस्टेंट से रिप्लेस किया। उसका नाम था K कांस्टेंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी बराबर होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये चेंज होता रहता है जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है। किसका मीडियम? जिस मीडियम में चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं वो मीडियम, ठीक है। तो जब वो चेंज होगा तो ये क्या, एप्सिलॉन चेंज होगा, एप्सिलॉन चेंज होगा तो K चेंज होगा, K चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि फोर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम इन विच चार्जेस आर प्लेस्ड। समझ में आया? मतलब चार्जेस जिस मीडियम में रखे हुए हैं उसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो अब हम आगे चलते हैं, है ना। अब बात आती है फॉर्मूले की। तो F = K Q1 Q2/R²। ये फॉर्मूला हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड देगा, जिसमें हम Q1 Q2 क्या रखेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड रखेंगे Q1 Q2 का। ये फॉर्मूला हमें क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम कैसे पता लगाएंगे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम लगाएंगे कॉमन सेंस से पता। जैसे मैंने बताया, इसको मैं पकड़ूंगा तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, इसको मैं पकड़ूंगा तो इस पे फोर्स इधर लगेगा। समझ में आया नहीं आया? हाँ, ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम कुछ बची हुई प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो पढ़ते हैं, फिर सभी प्रॉपर्टीज पे बारी बारी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, जहां पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब जो प्रॉपर्टी है वो ये है, कूलॉम्स लॉ डज नॉट वैलिड एट न्यूक्लियर रेंज। इसका मतलब क्या है? कूलॉम्स लॉ है ना, वो न्यूक्लियर रेंज पे वैलिड नहीं होता। न्यूक्लियर रेंज क्या होती है? न्यूक्लियर रेंज बेसिकली इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। और साइज ऑफ न्यूक्लियस किस रेंज का होता है? साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है 10⁻⁻15 ऑर्डर का। अब इसमें साइज की क्या बात है? इट इज बेसिकली डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज लेस देन 10⁻⁻15 मीटर, here the Coulomb's law will not valid।
इसका मतलब ये है कि जब r लेस देन 10⁻⁻15 मीटर होगा तो किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स होगा वो हम F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के फॉर्मूले से नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो अगला क्या है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर की होती है, ठीक है। इट इज सेंट्रल फोर्स, ठीक है। ये चीज दो है जो आपको अभी क्रैम करनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम जैसे हम फर्दर मूव करेंगे वैसे वैसे आपको ये बातें पता चलती जाएगी, ठीक है। अब आप याद करो कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल, है ना। उस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, मान लो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सपोज वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस A, B, C, having side A, and A. The charges which are placed at the vertices of triangle are capital Q, and capital U. ठीक है। Now the question is find net force on charge placed at B. Question क्या है? Find net force on charge placed at B, ठीक है। तो अब इन दो चार्जेस की वजह से इस चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से तो इस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, अगर मैं इसको पकड़ लूं तो ये किधर दौड़ेगा, सिमिलर चार्ज रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्स क्या आएगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। फोर्स ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट C ऑन दिस चार्ज, वो क्या है, अगर मैं इसको ये पकड़ लूं तो ये किधर रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में। ये फोर्स क्या आएगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस A स्क्वायर, है ना। हाँ, अब हम देखें तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 60, ये 60, तो ये भी 60, ये 60, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी क्या रहेगा 60, है ना, 60 डिग्री का आ जाएगा। अब ये बेसिकली क्या बचा है हमारे सामने, अब ये हमारे सामने एक वेक्टर प्रॉब्लम बची जहां पे हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है, और उनके बीच का एंगल दे रखा है, हमें उनका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। इन दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से इस पे नेट फोर्स आएगा, वो इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो आएगा। तो ये दो वेक्टर दे दिए, उनके बीच का एंगल दे दिया। अब तुम्हें पता है कि इफ दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B, तो रिजल्टेंट आता है R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2AB कोस ऑफ थीटा, ठीक है ना। हाँ, और जब ये दोनों बराबर होते हैं A और B, तो इनका रिजल्टेंट की डायरेक्शन है ना वो इनके बीचों बीच आती है, इनके बीचों बीच। ऐसे यहां पे देखो तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और एंगल क्या है 60 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, वो आएगा R इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो F का स्क्वायर प्लस 2 F कोस ऑफ 60 डिग्री, इन दोनों के बीच में थीटा क्या है 60 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो ये आएगा 2F स्क्वायर रूट ऑफ 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कोस 60 डिग्री की वैल्यू वो आएगी 1/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा
2f² प्लस f²। इसको लिख देंगे आगे r इज प्लस टू 3f² है ना, 2f² प्लस f² 3f²। तो यहां पे आ जाएगा r इज इक्वल टू √3f, और f की वैल्यू क्या है, और f की वैल्यू क्या है, वो है k² अपॉन a², k² अपॉन a²। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब डायरेक्शन मैंने बोला था अगर ये दोनों बराबर होंगे, अगर a और b बराबर हो, तो मतलब मैं a और b को मैं a लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड में, तो इनका रिजल्टेंट किधर आता है, वो इधर से आता है बीचों बीच, बाइसेक्ट करता है, इसको भी θ/2 में और इसको भी θ/2 में, और यहां रिजल्टेंट आता है r। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट है इन दोनों का, वो भी बाइसेक्ट करेगा इसको, यहां पे 30 डिग्री का एंगल बनाएगा और यहां पे भी 30 डिग्री का, और रिजल्टेंट फोर्स आएगा F रिजल्टेंट FR, दैट इज रिजल्टेंट। ठीक है, वो आएगा √3 k² अपॉन a²। ठीक है ना। हाँ, ये तो था नॉर्मली जो वेक्टर दो दे दिए और डायरेक्ट उनका आंसर निकाल लिया। अब एक दूसरा तरीका है इनको सोल्व करने का, वेक्टर्स को जब भी कोई आ जाए ऐसी प्रॉब्लम, वो है कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करने का। वो कैसे देखते हैं कि मान लो दो फोर्सेस दे रखी है, ये F दे रखी है और ये F दे रखी है, दोनों F फोर्सेस है, यही है ना हमारे पास प्रॉब्लम, और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इस F को और इस F को कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो हम मानते हैं हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है इसके साथ भी 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, इसके साथ भी 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। इफ दिस इज F देन दिस इज F cos थीटा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, F cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, F sin थीटा। मतलब ये F sin थीटा, हॉरिजॉन्टल F cos थीटा, sin थीटा मतलब थीटा जो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका बना हुआ हो 30 डिग्री, ये F sin थीटा, ये भी 30 डिग्री। इफ दिस इज F, तो ये F sin थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा, वो 30 डिग्री। समझ में आया। तो ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कंपोनेंट वर्टिकल है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, वो आएगा 2F, क्या आएगा 2F cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। और डायरेक्शन क्या होगी, इसके लोग इन दोनों का रिजल्टेंट, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो दोनों एड अप हो जाएंगे। तो 2F की वैल्यू क्या है, k² अपॉन a², k² अपॉन a²। cos 30 की वैल्यू होती है, वो होती है √3/2। 2 ने 2 को मार दिया। ध्यान से देखो, तो ये फोर्स और ये दोनों सेम, तो ये दो तरीके हैं सोल्व करने के, एक तो डायरेक्ट रिजल्टेंट निकाल लें, एक वेक्टर्स को कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करें, जो कैंसिल आउट हो कंपोनेंट को कैंसिल आउट करें, जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन में हो वो कैंसिल आउट करें, जो एक डायरेक्शन के अलावा उसको ऐड अप कर दें। समझ में आया। हाँ, तो इसको एक बार देख लो अच्छे से, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं। सपोज वी हैव ए स्क्वायर, सपोज वी हैव ए स्क्वायर ऑफ साइड A, 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 having vertices A, B, C and D. Each vertices have identical charge capital Q. The question is that find net force on charge placed at C. क्वेश्चन क्या है, find net force on charge
प्लेस एट सी, एट सी। सी वर्टिसेस पे जो चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो किधर लगेगा, इसकी वजह से फोर्स है वो इस चार्ज पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि रिपेल करेंगे। तो वो आएगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इज द डिस्टेंस। अब इसको पकड़ूंगा तो इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो लगेगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 तो Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। समझ में आया? तो ये दो फोर्सेज हो, ठीक है। अब इसकी वजह से तो हमें पता है फोर्स कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये A है, ये A है, तो ये क्या है, ये आएगा √2a बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना? हाँ, तो इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो लगेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना? हाँ, वो लगेगा K Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन √2a का होल स्क्वायर, √2a का होल स्क्वायर। समझ में? हाँ, अब इसकी डायरेक्शन प्रॉपर क्या होगी अगर एंगल से देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और साथ साथ में ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये 90 है तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, तो ये हो जाएंगे 45 और 45। ये 45 तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल 45 डिग्री, है ना? हाँ, अब ये हमारे पास कुछ नहीं बता, हमने सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करनी थी, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल। तो ये आ गया। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या रहेगी, ये रहेगी वेक्टर प्रॉब्लम। एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, ये दो एलिमेंट आते हैं और तीसरा इनके बीचों बीच। अगर ये F है और ये F है तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो इसके बीचों बीच आएगा, आएगा ना? कैसे? क्योंकि अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका रिजल्टेंट एग्जैक्ट बीचों बीच आता है। तो ये आएगा 45 डिग्री पे, वो आएगा F और F का √2f, पहली बात। दूसरा कि इसके अलोंग एक और फोर्स लग रहा है, इन दो का तो रिजल्टेंट निकाल लिया, अब इसका रिजल्टेंट क्या निकालें? ये तो एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में लग रहा है, पता हो तो k q स्क्वायर अपॉन √2a स्क्वायर, तो यहां पे लिख देंगे प्लस k q स्क्वायर अपॉन √2a का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, है ना? तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं √2 इंटू f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू ये k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, k q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे तो देखो ध्यान से, यहां पे हम k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, बच गया क्या? बच गया √2 इसमें और इसमें 1/2, है ना? तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा चार्ज प्लेस एट सी पे और डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग दिस, अलोंग दिस। तो दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल प्लेस एट सी। ठीक है ना? पॉज कर लो वीडियो, नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद में एक अच्छे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ठीक? हाँ तो बच्चों आओ एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जो एक एडवांस लेवल की आपको फील दिलाएगा। ठीक है ना? है तो क्वेश्चन बेसिक ही, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा है, मेनली जेईई एडवांस के लिए। बाकी अगर नीट के बच्चे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? ट्राई करना, एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा है तो उनके दिमाग में आएगा। ठीक है? हाँ तो चलते हैं। मान लो हमारे पास एक वॉच है। क्या है? वॉच। ठीक है? घड़ी है। घड़ी में ऐसे नंबरिंग लगी होती है ना नंबर्स। यहां पे मान लो 12 तो यहां पे
6, 3, 9, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 7, यहां पे 8, यहां पे 10 और यहां पे 11। ठीक है ना, यहां पे कितना 11। मान लो जो नंबर लगे हुए हैं और ये सेंटर है इसका O, ये नंबर है, उन नंबर्स पे उतना ही कूलम्ब चार्ज रखा हुआ है। 12 पे 12 कूलम्ब चार्ज। मान लो ये नंबर जितने हैं उन नंबर की पोजीशन पे उतना ही कूलम्ब चार्ज रखा हुआ है। 12 पे 12 कूलम्ब चार्ज, 1 पे 1 कूलम्ब चार्ज, 2 पे 2 कूलम्ब चार्ज, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, 7 पे 7, 8 पे 8, 9 पे 9 और 10 पे 10, 11 पे 11। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये मान लो यहां पे 1 कूलम्ब चार्ज रख दिया सेंटर O पे। क्वेश्चन ये है फाइंड नेट फोर्स on charge placed at O. Find net force on charge placed at O. ठीक है, जो चार्ज O पोजीशन पे रखा है उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं फोर्सेस की। तो यहां पे 12 फोर्सेस लगी हुई, मतलब यहां पे टोटल 12 फोर्सेस। ठीक है, तो 12 फोर्सेस के 12 वेक्टर बनेंगे अगर ध्यान से देखें तो वो तो ज्यादा हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी दो डायमेट्रिकल अपोजिट फोर्सेस का ना रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। किसी भी दो डायमेट्रिकली अपोजिट फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स थोड़े कम हो जाएंगे। कैसे? मान लो ये सेंटर है को जहां पे 1 कूलम्ब चार्ज रखा हुआ है, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं r। क्या है? r। इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, वो लगेगा k 12 इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर। डाउनवर्ड फोर्स k 12 इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इसकी वजह से लगेगा अपवर्ड, वो लगेगा k 6 इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर। k 6 इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो इन दो का रिजल्टेंट क्या आएगा? वो आएगा डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। और डायरेक्शन क्या आएगी? अलोंग द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज हायर। तो इन दो का रिजल्टेंट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। किसके बराबर? डिफरेंस के बराबर। वो आएगा k 12 अपॉन r स्क्वायर माइनस k 6 अपॉन r स्क्वायर। कितना बचा? k 6 अपॉन r स्क्वायर। ये क्या है? ये फोर्स है इस 1 कूलम्ब चार्ज के ऊपर इन दो चार्जेस की वजह से, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, वो आएगा k 6 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, हाँ। तो ऐसे ही हम 9 और 3 का लिखेंगे, ऐसे ही 11 और 5 का, ऐसे ही 10 और 4 का, ऐसे ही 1 और 7 का, ऐसे ही 2 और 6 का। तो ऐसे ही हम किसका लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे हम 1 और 7 का, 2 और 8 का, 9 और 3 का, 10 और 4 का, 11 और 5 का। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा k 6 अपॉन r स्क्वायर, वो इन दोनों की वजह से भी k 6 अपॉन r स्क्वायर आएगा, इन दोनों की वजह से भी k 6 अपॉन r स्क्वायर, इन दोनों की वजह से भी k 6 अपॉन r स्क्वायर। वो कैसे? इन सभी डायमेट्रिकली अपोजिट चार्जेस की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा सेंटर पे वो k 6 अपॉन r स्क्वायर आएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि जो डायमेट्रिकली अपोजिट चार्जेस हैं उनका डिफरेंस 6 है। क्या है? 6। और ये तो सेंटर पे चार्ज कितना है? 1, तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। मैं बोलूं कि इन दो की वजह से आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स F कितना है? ये k 6 अपॉन r स्क्वायर।
1 और 7 की वजह से, 2 और 8 की वजह से, 3 और 9 की वजह से, 4 और 10 की वजह से, 5 और 11 की वजह से। तो हम डील करते हैं 9 और 3 की वजह से। 9 और 3 की वजह से अगर देखें तो इधर लगेगा k9 अपॉन आर स्क्वायर और इधर k3 अपॉन आर स्क्वायर। तो डिफरेंस क्या आएगा? वो आएगा इस डायरेक्शन में k6 अपॉन आर स्क्वायर, वो भी उतना ही आएगा, तो आएगा f। क्या आएगा? f। अगर मैंने इसको f मान लिया, ये कितना है? k6 अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो 1 और 7 का क्या है? 1 और 7 का भी आएगा k6 अपॉन आर स्क्वायर, और वो आएगा थोड़ा यहां से थोड़ा इस एंगल पे f। 2 और 8 का वो आएगा इधर f। 9 और 3 का लिख दिया, 10 और 4 का वो इधर आएगा f। 11 और 5 का वो इधर आएगा f। ठीक है ना? अब हमें पता है ये टोटल क्या है। देखो 1 के बीच में एक पार्टीशन, 1 12 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में दूसरा, ऐसे करके ये पार्टीशन है। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल पार्टीशन कितने? 12 पार्टीशन। ठीक है? तो ईच पार्टीशन जो है, ये दोनों ईच पार्टीशन, कोई भी दो कॉन्जुगेटेड नंबर के बीच में जो पार्टीशन है, वो कितना डिग्री का एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, वो निकालना है। मान लो थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू 360, टोटल 360 एंगल थ्रू आउट द घूमेंगे। कितने में डिवाइड है? 12 पार्ट्स में। तो एक के बीच में कितना एंगल बनाएगा? वो बनाएगा 30 डिग्री। तो ये थीटा क्या आ गया हमारे पास? 30 डिग्री। तो ऐसे ये फोर्सेज आ जाएंगे 30 30 30 30 और ये भी 30 डिग्री, है ना? हाँ। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये बेसिकली क्या रह गया? ये रह गया एक वेक्टर प्रॉब्लम। वी हैव नंबर ऑफ वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर। समझ में आया? तो ये कोई प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ट्रिक थी, एक ट्रिक यूज हो गई, उसके बाद में क्या हो गया? ये वेक्टर की प्रॉब्लम बच गई, है ना? तो इसको कैसे सोल्व करें वो देखते हैं। हमें पता है ये तो इधर लग रहा है फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स सिमेट्रिक है इस फोर्स के, तो हम इनको कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें पता चलेगा कि इन दो फोर्सेस का, ये फोर्स है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर आएगा F sin 30, इसका F sin 30, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा F cos 30 और इसका F cos 30, तो आ जाएगा 2F cos 30। ठीक है? और ये F तो इधर है, तो इधर F और लिख देते हैं, F प्लस 2F cos 30। अब ये और ये फोर्स दोनों सिमेट्रिक है, तो इसका F sin 60 और इसका वर्टिकल कंपोनेंट F sin 60, दोनों वर्टिकल कंपोनेंट इसके और इसके और इसके, वर्टिकल कंपोनेंट एक इधर आएगा और इसका क्या आएगा इधर, वो कैंसिल आउट कर ले। इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इधर आएंगे, तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे, वो आएंगे 2F cos 60। ठीक है? तो ये आ गया इसका 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 और इसका रिजल्टेंट। तो इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट हम इस डायरेक्शन में लिखेंगे, वो क्या आएगा? वो आएगा, इसका रिजल्टेंट लिख लेते हैं, F प्लस 2F cos 30 की वैल्यू आएगी √3/2 प्लस 2F cos 60 की वैल्यू आएगी 1/2। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 2 प्लस √3F, और डायरेक्शन क्या है? आई के ओर। तो ये तो इन सभी वेक्टर का रिजल्टेंट आ गया, वो आ गया 2 प्लस √3F अलोंग आई। और एक ये फोर्स हो गया, वो क्या है?
F अलोंग माइनस जे, है ना? हाँ, तो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस हम लिखेंगे तो वो आएगा F रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 F अलोंग I माइनस F अलोंग J। तो F की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 प्लस रूट 3, F की वैल्यू क्या आएगी? K6 अपॉन R स्क्वायर, वो आएगी K6 अपॉन R स्क्वायर I के लो माइनस K6 अपॉन R स्क्वायर माइनस J के लो, है ना? वो माइनस J मैंने आगे ले लिया, तो ये आएगा रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट O। समझ में आया? एक बार इसको अच्छे से देख लो, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, समझ लो,